सामने स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCCA मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये सीखेंगे कि कुछ जो बेसिक की पॉइंट है फॉर रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो जब रिसीवेबल को हमने मैनेज करना है तो हमने कौन कौन से पॉइंट किस किस स्टेज पे याद रखने हैं। तो ये रिसीवेबल हर कंपनी का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कुछ जनरल की पॉइंट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं कि रिसीवेबल मैनेजमेंट में सबसे जो पहला पॉइंट है कि अगर तो कैश पे सेल हो रही है फिर तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कैश रिसीव किया है और उसके बाद आपने उसको जिसका जो सेल ऑर्डर है वो प्रोसेस कर दी है। अब यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट सेल है, ठीक है। अब क्रेडिट सेल में आपने या जो भी कंसर्न सेल्स टीम है उसने एक सेल ऑर्डर जनरेट किया और जब वो फाइनेंस के पास आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो क्रेडिट सेल है कि ये विद इन क्रेडिट लिमिट है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसकी लिमिट है 10 मिलियन और आपने कैसे चेक करना है कि उसका जो करंट आउटस्टैंडिंग है टोटल जो भी इसके लेजर में आउटस्टैंडिंग आ रहा है, लेट्स से वो 8 मिलियन आ रहा है और उसके बाद तो उसका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है लेट्स से 8 मिलियन है और आपके पास एक 3 मिलियन का ऑर्डर आ रहा है। तो अब आपने उसमें ये जमा करके देखना है कि टोटल जो भी वैल्यू बन रही है वो तो 11 मिलियन बन रही है और उसकी क्रेडिट लिमिट है 10 मिलियन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 मिलियन है बियॉन्ड द क्रेडिट लिमिट है। तो अब हर कंपनी में एक पॉलिसी है, एक स्ट्रक्चर होता है, हायरार्की फॉलो की जाती है या अथॉरिटी लिस्ट होती है कि जी अगर क्रेडिट लिमिट से ऊपर अमाउंट जाएगी तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम जूम करते हैं कि ये क्रेडिट लिमिट से ऊपर जो अमाउंट जाएगी वो CEO अप्रूव करेगा। तो उस CEO की जो आप उसके ऊपर कमेंट्स मेंशन कर देंगे कि ये जो ऑर्डर है ये जनरेट हो गया है लेकिन ये प्रोसेस नहीं हो सकता। इसके अंदर रीज़न क्या है कि इसकी जो लिमिट है वो 1 मिलियन से एक्सीड कर रही है। तो ये ऑर्डर CEO के पास जाएगा, CEO उस ऑर्डर को अगर अप्रूव करता है तो वापस आपके पास आएगा, अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो वो जो ऑर्डर है मैक्सिमम 2 मिलियन से निकल सकता है। लेटर जो बाद में एक लेक्चर में बनाऊंगा कि हमने क्रेडिट लिमिट को कैसे डिसाइड करना है, इसके ऊपर भी क्या क्या बेसिक की पॉइंट हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हमने चेक करने हैं, इसके ऊपर प्रॉपर एक SOP है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम जूम ये करते हैं कि हमें क्रेडिट लिमिट का पता है और सिस्टम में अवेलेबल है और हमने इसको कंपेयर किया। उसके बाद अगर वो बियॉन्ड क्रेडिट लिमिट जा रही है तो अथॉरिटी लिस्ट में जो भी मैनेजमेंट है उसने उसको अप्रूव करना है, उसके बाद वो ऑर्डर प्रोसेस होगा। ये करने के बाद अब अगला काम आता है कि आपने क्रेडिट डेज चेक करने हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये है कि रिसीवेबल को मैनेज करने के लिए आपको एक फ़्लो चार्ट या जो पूरा साइकिल है, बिजनेस मॉडल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि रिसीवेबल कैसे जनरेट हो रहा है और कैसे हमने उससे पैसे वापस लेने हैं। उसके बाद आता है क्रेडिट डेज। अब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर के सिस्टम के अंदर जो डेज लॉक हैं वो है 60 और आपने उस ऑर्डर पे देखना है कि कितने डेज मेंशन है। फॉर एग्जांपल वो 60 हैं तो फिर तो ओके हैं, अगर 60 से कम है फिर भी ओके है। और क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो सम टाइम्स सिस्टम में 60 डेज़ होते हैं लेकिन जो सेल्स के लोग हैं वो कस्टमर को 50 दिन बताते हैं ताकि अगर वो 5-10 दिन अगर ऊपर भी ले तो 60 दिन के अंदर पैसे आ जाए। लेकिन अगर ज़्यादा हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है, फिर उसकी हम अप्रूवल लेंगे। जो भी कंसर्न रिसीवेबल को मैनेज कर रहा है वो अथॉरिटी लिस्ट के मुताबिक उसकी अप्रूवल लेगा। अब ये जो 2-4 की पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जब सेल जनरेट हो रही है उस टाइम अगर हमने ये कंट्रोल नहीं बनाया हुआ तो होगा क्या कि हमारा जो अगर एक लिमिट डिसाइड कर दी गई है उस लिमिट के अगेंस्ट अगर ऑर्डर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि क्वाइट पॉसिबल कि उस कस्टमर की उतनी वर्थ ही ना हो लेकिन उसको स्टॉक ज़्यादा जा रहा है, तो बाद में जो पैसे उससे रिसीव होने हैं या तो वो स्लो रिसीव होंगे या वो रिकवरी में चला जाएगा। तो इस वजह से ये जो 2-3 कंट्रोल हैं इसमें बेसिक कंट्रोल हैं और इसमें स्टाफ को ट्रेनिंग और इसमें प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इसको वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे कंट्रोल होना चाहिए कि कोई भी ऑर्डर बियॉन्ड सेल लिमिट एक्सीड नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद आता है कि जब ये 2 काम हो गए हैं तो फिर आपने जो तीसरी चीज़ चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि क्योंकि कस्टमर को हम स्टॉक दे रहे हैं क्रेडिट के ऊपर तो हमारे पास उसकी क्या चीज़ एज ए सिक्योरिटी अवेलेबल है कि फ्यूचर में अगर ये पैसे ना दे तो हम उसे रिकवर कर सकें।
तो हम सपोज करते हैं कि कुछ क्रेडिट की इंडस्ट्री में जो फॉलो किया जाती है जी वो सिक्योरिटी चेक फॉलो किया जाता है। एक सिक्योरिटी चेक ले लिया जाता है कि अगर लेट्स से 10 मिलियन की लिमिट है तो जो भी कस्टमर है वो अनडेटेड 10 मिलियन ऊपर लिख के आपको साइन करके चेक दे देता है कि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट अगर ये पैसे नहीं देता तो ये चेक हम प्रेजेंट करके उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। और कुछ ऐसे कस्टमर हैं या कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसमें ब्लैंक चेक ले लिया जाता है, साइन और अनडेटेड ब्लैंक चेक ले लिया जाता है कि जब फ्यूचर में फॉर एग्जांपल इसकी लिमिट आपने टेम्प्रेरी लिमिट दे दी है इसको 11 मिलियन की, तो 11 मिलियन का अगर वो पैसे नहीं दे रहा तो 11 मिलियन को आप फिल करेंगे और बैंक में प्रेजेंट कर देंगे और जैसे वो चेक बाउंस होगा उसके ऊपर लीगल एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। चौथी जो चीज़ आपने चेक करनी है कि क्या जो उसके ऊपर रेट मेंशन है वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी है कि ऑन इनवाइस हमने 10% डिस्काउंट देना है, क्या वो जो मॉडल है जो भी क्वांटिटी वहाँ पे मेंशन है उसके ऊपर 10% डिस्काउंट जा रहा है। तो ये कुछ प्राइमरी चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं जो एट द टाइम ऑफ ऑर्डर जो भी ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है उसने ये फंडामेंटल चीज़ें चेक करनी है। ये करने के बाद जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, हम जूम करते हैं कि अगर बियॉन्ड द लिमिट था तो सीईओ ने अप्रूवल दे दिया, डेज़ आपने चेक कर लिए, ये सब कुछ चेक करने के बाद अब क्या होगा कि ये ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा सिस्टम के अंदर। हम जूम करते हैं कि ये ऑर्डर एसएपी के अंदर यानी कि सैप के अंदर हमने प्रोसेस कर दिया। अब जब ये ऑर्डर प्रोसेस हो गया उसके बाद डिफरेंट स्टेप हैं, लेटर हम इस पे डिस्कस करेंगे कि सैप कैसे वर्किंग करता है, सैप की क्या क्या मेथोलॉजीज हैं, उसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व हैं और किस किस स्टेप पे क्या क्या कंट्रोल बनाया हुआ है, उसका पर्पस क्या है। क्योंकि नॉर्मल कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि जिस ऐप को यूज़ कैसे करना है, किस किस स्टेज पे क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, तो इसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह हम बनाएंगे। और अब आता है कि जिस ऐप के अंदर आपने ऑर्डर प्रोसेस किया और इनवाइस हो गया यानी कि जनरल लेजर में वो चीज़ चलेगी। तो जैसे ही जनरल लेजर में चीज़ जाती है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये रिसीवेबल का लेजर है, लेट्स से 11 मिलियन का ऑर्डर प्रोसेस हुआ और उसके बाद ये सेल भी जनरेट होगी यहाँ पे 11 मिलियन, सॉरी यहाँ पे डेबिट साइड पे 11 मिलियन आ गया और सेल जनरेट होगी 11 मिलियन की। अब आपने इसको 60 डेज़ के क्रेडिट पे ये स्टॉक दिया था, ठीक है। 60 डेज़ के बाद अब पीरियड आएगा कि इससे हमने कलेक्शन लेनी है। सम टाइम पॉलिसी में ये मेंशन होता है या इस तरह की पॉलिसी होती है कि ऑन इनवाइस 10% डिस्काउंट है और 2% डिस्काउंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ कलेक्शन या अपॉन अचीविंग ऑफ सर्टन टारगेट्स, को टारगेट के साथ इसको लिंक कर लिया जाता है। तो हम ज्यूम ये करते हैं कि इन्होंने 11 मिलियन की जो सेल की है, ली है, स्टॉक लिया है, इसने एक टारगेट भी अचीव कर लिया है। तो एट द टाइम ऑफ कलेक्शन उन्होंने हमें पैसे देने थे, लेट्स से 11 मिलियन, जो कस्टमर था उन्होंने हमें 11 मिलियन के पैसे देने थे। हम अज्यूम करते हैं कि 2% जो 11 मिलियन का बनता है, फॉर एग्जांपल हम जस्ट अज्यूम करते हैं कि वो बनता है लेट्स से 2,10,000 अज्यूम कर लेते हैं हम जी कि 2,10,000 अमाउंट बनती है, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है जैसे ही कलेक्शन रिसीव होगी तो जो 11 मिलियन से कम, 2,10,000 से कम हमें कलेक्शन रिसीव होगी वो तो हमारे बैंक में आ जाएगी और ये क्या होगा, ये एक क्रेडिट नोट बन जाएगा कि अपॉन अचीविंग ऑफ सर्टन टारगेट अकॉर्डिंग टू पॉलिसी हमने इस डीलर्स को या इस कस्टमर को हमने इस पार्टी को हमने 2 लाख का क्रेडिट नोट इशू करना है, क्योंकि उसने तो पैसे बाकी दे देने, बाकी पैसे दे देने। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 तरह से कस्टमर का लेजर क्रेडिट होगा, एक कलेक्शन और दूसरा क्रेडिट नोट। तीसरी जो चीज़ आती है वो सेल रिटर्न आती है, लेकिन अभी हम उसको जूम नहीं कर रहे, हम जूम ये करते हैं कि कलेक्शन और क्रेडिट नोट की वजह से उसका लेजर क्रेडिट हो रहा है। जिसका मतलब ये हुआ कि जी कलेक्शन रिसीव हमने, अब जब कलेक्शन बैंक में आएगी तो यहाँ पे भी एक कंट्रोल है कि जैसे ही कलेक्शन बैंक में आएगी तो यहाँ पे एक बंदा होगा जो BRS करेगा, वाकई चेक करेगा कि ये कलेक्शन जो है इसी कस्टमर की है। क्योंकि अगर आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हैं और आपने ये कंट्रोल नहीं बनाया तो क्वाइट पॉसिबल कि इनके लेजर में अमाउंट ज़्यादा भी पोस्ट हो सकती है, कम भी हो सकती है, या इनकी अमाउंट किसी दूसरे लेजर में पोस्ट हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिसीवेबल्स का और कंपनी का या बिजनेस का आपस में लेजर ही क्लियर नहीं है, खाते ही क्लियर नहीं है, तो वो फ्यूचर के अंदर डिस्प्यूट्स पैदा हो जाएंगे। तो उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए हमने यहाँ पे एक BRS का सेटअप रखा हुआ है। अब जैसे ये बंदा BRS करेगा तो उसके बाद ये पोस्ट कर देगा सिस्टम के अंदर उसके लेजर में, यानी कि कलेक्शन रियलाइज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ
कि जब आपने सारी चीज़ें देखी हैं तो साथ ही एक पीओ भी होगा, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के ऊपर जो जो कस्टमर की तरफ से आएगा वो मेंशन करेगा कि मुझे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ए है, उसकी 10 क्वांटिटी चाहिए और उसका मेरा रेट है 50,000। ठीक है। अब सम टाइम जब नेटवर्क ज़्यादा हो, आपके पास कस्टमर ज़्यादा हो, तो ये पॉसिबल है कि जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड स्टाफ है वो कस्टमर को कम्युनिकेट करे कि जी हम आपको जो ऑर्डर है या जो भी प्रोडक्ट है वो देंगे 48,000 में, और लेकिन इनवाइस आप 50 पे करवा लें और 2,000 का हम आपको बाद में कैड नोट दे देंगे। अब होगा क्या कि चूँकि कंपनी की पॉलिसी तो 50,000 है, लेकिन उसको रॉन्गली कम्युनिकेट किया गया है कि ये प्रोडक्ट कितने की है, 48,000 की। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी सेल का बंदा है वो ये कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन फ्यूचर के अंदर 2,000 का डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम क्या अटैच करेंगे साथ, पीओ, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है कि डीलर्स का जो भी कस्टमर है उसने उसके ऊपर मेंशन किया होगा कि ये मेरी क्वांटिटी है और ये मेरी प्रोडक्ट है और इस रेट के साथ हम ले रहे हैं। अगर फ्यूचर में कोई इशू क्रिएट भी होता है तो हम उसको दिखाएंगे कि आपने अपने परचेज ऑर्डर के ऊपर ऑलरेडी क्वांटिटी और रेट लॉक कर दिया, तो इस वजह से वो डिस्प्यूट ख़त्म होगा। ये भी एक कंट्रोल है जिसको सब कुछ जगह पे आप इम्प्लीमेंट, बल्कि मैक्सिमम नॉर्मली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है टू वेरीफाई एंड एक्यूरेसी द जो कम्युनिकेशन है बिटवीन कस्टमर एंड सेल्स टीम। तो ये भी एक कंट्रोल है परचेज ऑर्डर का। अब आते हैं हम इसी पॉइंट के ऊपर कि जब कलेक्शन रिलाइज होगी तो उसके लेजर में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी, यहाँ पे कलेक्शन आ जाएगी और क्रेडिट नोट आ जाएगा, उसका जो भी बैलेंस है वो नील हो जाएगा। अब ऑर्डर जनरेट होने से लेके कलेक्शन तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट। कोई आपसे अगर क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ द रिसीवेबल मैनेजमेंट, तो सिंपल आपका आंसर क्या होगा कि ऑर्डर जनरेट करने से कलेक्शन रिसीव होने तक, यानी कि जैसे ही रिसीवेबल डेबिट हुआ और क्रेडिट होने तक का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट। अब सम टाइम ये भी हो सकता है कि 60 डेज़ है लेकिन आपको पैसे 50 दिन में मिल जाएं या 100 दिन में मिले या 4 महीने बाद मिले, तो ये पॉसिबिलिटी है। उसके लिए आपने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्ट्रेटजी बनानी है। मिसाल के तौर पे 80 डेज़ गुजर गए और ये बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा, ये पार्टी आपको पैसे नहीं दे रही, तो उसके लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट जो टूल्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर का कोई लीगल डिपार्टमेंट है उसके थ्रू आप उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो सेल्स की तरफ से सही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो जो सीनियर मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं वो मार्केट में विज़िट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के टूल्स मार्केट में यूज़ होते हैं। उसके बाद फिर भी अगर फॉर एग्जांपल उसमें कोई डिस्प्यूट है और बैलेंस कम मिला है, फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि उसके पास अगर लास्ट पॉइंट पर स्टॉक अवेलेबल है तो आप स्टॉक उठा लें। उसके बाद भी अगर वो चीज़ें आपको नहीं मिलती और एक सर्टन टाइम निकल गया, लेट्स से 365 प्लस हो गया, यानी कि 1 ईयर प्लस हो गया और फिर भी वो पैसे नहीं दे रहा, तो एट द एंड जाके आप इस सिक्योरिटी के ऊपर, इस सिक्योरिटी चेक के ऊपर या जो भी उसने अमाउंट प्लज कराई हुई है यहाँ पे जो भी वेरिएबल प्लज, उसके ऊपर उसको लेके आप लीगल एक्शन ले लेंगे। अच्छा, ये पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था लीगल एक्शन, इसमें सम टाइम कंपनी की अपनी एक रिकवरी डिपार्टमेंट भी होता है जो जाके इंडिपेंडेंट डिफरेंट टूल के साथ जाके ये अमाउंट कलेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर वो भी ये सारे तरीके आपके सक्सेसफुल नहीं है तो फिर एट द एंड क्या होगा, आप लीगल एक्शन ले लेंगे। तो ये सारी जो प्रोसेस है अब डिस्कस करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो भी अगर आपने जो फाइनेंस का जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका एक विजन होता है, उन्होंने जस्ट एक ऑर्डर प्रोसेस नहीं करना, एक एक्टिव आइज़ के तौर पर काम करते हैं कि अगर ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है उसके बाद पैसे नहीं आ रहे तो उसके ऊपर आपने कंसर्न डिपार्टमेंट को पुश करते रहना है। उसको पुश करने का क्या तरीका है कि आप उसको टाइमली बेसिस पे एजिंग शेयर करें कि आपका ये कस्टमर है, ये ओवरड्यू में आ चुका है, इससे पैसे क्यों नहीं आ रहे। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फॉर्म पे चीज़ें डिस्कस करते रहें, उनके साथ मीटिंग कंडक्ट करें। मतलब आपने बिल्कुल ये नहीं देखना कि जी हमारा काम नहीं है कलेक्शन लेना और हमने सिर्फ ऑर्डर प्रोसेस कर दिया है। इस तरह अगर हम इस तरह का जो वर्किंग स्टाइल रखेंगे तो हमेशा हम क्लरिकल जॉब पे ही रहेंगे, क्योंकि अगर आपने सीनियर पोजीशन पे जाना है, मैनेजर बनना है, सीएफओ बनना है, तो उसके लिए आपको बिज़नेस मॉडल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक सीएफओ या जो मैनेजर है वो सिर्फ ये काम नहीं करता कि उसने फाइनेंस को मैनेज करना है, उसने पूरी कंपनी के जो एसेट्स हैं उसको मेंटेन करना है, उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप फाइनेंस के एथिक्स पढ़ें तो उसमें एक बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि सेफ गार्डिंग द एसेट ऑफ द कंपनी के जो भी एसेट्स हैं उसकी जो उसको सही तरीके से यूज़ करना, उसकी जो फाइनेंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और उसने वो टाइमली बेसिस पे रिपोर्ट करनी है मैनेजमेंट को। तो ये एक सिंपल सा एक चार्ट था। लेटर हम इसके ऊपर क्रेडिट डेज कैसे डिसाइड करने हैं, क्रेडिट लिमिट कैसे डिसाइड करनी है। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये बेसिकली हम सम टाइम काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें आइडिया या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि ये जो भी काम हम कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। फॉर एग्जांपल अक्सर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि हम हमारी जॉब पे हमारा जो टाइम है वो हम वेस्ट कर रहे हैं और हमारा काम ख़त्म होने के बाद हम स्टक हैं और 2-3 साल से हम एक ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं क्लियर करता जाऊँ कि हर जगह पे, हर स्टेज पे, हर जॉब पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाजमी अवेलेबल होती हैं जिसको टाइम के साथ इम्प्रूव होना है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप 6-7-8 महीने से एक ही प्रोसेस चला रहे हैं तो अब आपके ज़हन में ये आना चाहिए कि क्रेडिट लिमिट कौन डिसाइड करता है, कौन मैनेजमेंट का कौन सा जो पार्ट है वो क्रेडिट लिमिट डिसाइड करता है, वो कैसे डिसाइड करता है, डेज कैसे डिसाइड करता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसको जब आप समझेंगे तो फिर आपको आस्ता आस्ता चीज़ें क्लियर होंगी और आपका बिज़नेस मॉडल है वो आपको क्लियर होता जाएगा। तो जब आपको बिज़नेस मॉडल क्लियर होगा, डेटा से ज़्यादा फेमिलियर होंगे, तो फिर जाके हम बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था। इसके बाद जो अगला लेक्चर है वो पेबल मैनेजमेंट के ऊपर होगा, छोटा सा वो भी एक पार्ट है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट हैं हर एक हेड को स्टेप बाय स्टेप पकड़ेंगे, उसके ऊपर डिटेल एक डिस्कशन होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आइडिया है, कोई डिफरेंट लॉजिक है तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी उसको मेंशन करें ताकि उससे मैं भी सीख सकूं और दूसरे जो लोग देख रहे हैं वो भी सीख सकें। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि डिफरेंट लोगों के कमेंट्स इसमें पेस्ट हों और उससे ज़्यादा लोग उससे सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।